Good morning, everyone. We will start a new chapter in today, and the chapter is chapter 15, Improvement in Food Resources. So, let's start the chapter, begin the chapter. फूड रिसोर्सेज में हमारे दो मेजर सोर्सेज हैं यहाँ पर इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, तो हम पूरे चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से फूड के जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो इम्प्रूव हो सकें, सो दैट वी कैन इंक्रीज़ द क्वांटिटी ऑफ द फूड फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन. सो टू मेजर सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं हमारे पास. वन इज़ एग्रीकल्चर, जिसके अंदर हम बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं सो दैट वी गेट ऑल द फूड फ्रॉम द क्रॉप्स. जैसे कि हमारी वीट की क्रॉप है या फिर हमारा राइस का क्रॉप है. सो इस तरह से हम कई सारी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. और नेक्स्ट सोर्स होता है हमारा, मेजर सोर्स है फूड के लिए, वो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जहाँ पर कि काफ़ी लार्ज स्केल में एनिमल्स को फीड किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग के लिए, उनके रेजिंग, उनको ग्रो करने के लिए पूरी ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है सो दैट द एनिमल्स आर, यू कैन से, they are feeding, breeding and raising, all the things are done on a large scale. और ये जो एनिमल्स हैं इनके थ्रू आपको जितने भी फूड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क है या फिर मीट है, ये सब कुछ आपको, या गोट्स के थ्रू जो हमें मीट मिलता है, तो ये सब कुछ हमें इन एनिमल्स के थ्रू मिल सकता है. तो ये दो मेजर सोर्सेज होते हैं हमारे पास फूड के, या तो एग्रीकल्चर आ जाता है या हमारा एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है. बट एज द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, हमारे पास क्या होता है कि अब जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास कम पड़ रहे हैं, बिकॉज हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ रही है और जबकि हमारे पास जो लैंड है, कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है वो लिमिटेड है. तो हम उसी पर्टिकुलर लैंड से कितना ज़्यादा उसको कितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऐसा हमें कुछ करना है. एंड दैट टू इफ़ वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, अभी टिल डेट ऑल्सो हम लोग कई ऐसे मेथड्स हैं, कई ऐसे रेवोल्यूशंस आए हैं, कई ऐसे चेंजेस आए हैं एग्रीकल्चर में जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है. बट एट द सेम टाइम वी हैव टू ऑल्सो do some sustainable practices. Why the sustainable practices? क्योंकि हमें sustainable practice करने की इसलिए ज़रूरत है ताकि हम जो so that we can maintain the balance, क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्स है उसको बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिवली यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम उसका यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उस रिसोर्स में कुछ बचता ही नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्रीकल्चर में सॉइल की बात करूं तो हम फर्टिलाइज़र्स को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ग्रेजुअली उस सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल ही डिटोरिएट हो जाती है, एंड वो जो कमिंग जनरेशन है उसके लिए वो सॉइल फर्टाइल रहेगी ही नहीं. सो what we have to do some sustainable practices. It is important that we should increase the food production without degrading our environment. इसका मतलब कि आप फूड की प्रोडक्शन तो इम्प्रूव करो लेकिन डीग्रेड मत करो अपने एनवायरनमेंट को, क्योंकि अगर हमारा एनवायरनमेंट डीग्रेड हुआ या ये थोड़ा इम्बैलेंस हुआ तो ये जो रिसोर्सेज जो आज हमें मिल रहे हैं वो हमारी कमिंग जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा. So this is the major thing, that we should use all these resources, we should utilize these sources, but we should do some sustainable practices that it should be available for the coming generation also. Now हम इम्प्रूवमेंट ला कैसे सकते हैं? सबसे पहले हम, क्योंकि क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, तो हमारी जो क्रॉप है, क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए, यील्ड का मतलब है उपज, उसकी जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ाने के लिए हम ऐसा क्या करें? तो पहला हो गया क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, कि आप उसकी वैरायटी को इम्प्रूव करो. क्वालिटी, दैट मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस कीजिए. और तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट. तो हम सबसे पहला वाला शुरू करेंगे. पहले सब फर्स्ट पॉइंट इज क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. सो लेट्स स्टार्ट इट. अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉप की जो वैरायटी है इसको हमें इम्प्रूव करना है, लेकिन ये क्या रीजंस हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स
फॉर विच द वेराइटी ऑफ और द इम्प्रूवमेंट इज डन। हमें जो क्रॉप की वेराइटी को इम्प्रूव करना है, तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें ये इम्प्रूव करना है या हमें ये बेटर करनी है क्रॉप की जो वेराइटी है। तो पहली बात है हायर यील्ड। हायर यील्ड मीन्स कि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, इसलिए हमें क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना है। दूसरा है क्वालिटी इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। जैसे हर एक पर्टिकुलर सीरियल्स में आपके जैसे ये वीट, राइस, बार्ले, ये सब कुछ सीरियल में आता है। तो हर एक सीरियल की एक पर्टिकुलरली हम क्वालिटी देखते हैं, उसमें देखते हैं कि ऐसी उनकी क्वालिटी जो हो वो बेटर हो। जैसे वीट में सबसे ज़्यादा देखा जाता है उसकी बेकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वीट से कई तरह के बेकरी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। जैसे आपके बिस्किट्स वगैरह हैं वो मेजरली आपका वीट से बनता है। कुछ ऐसे बिस्किट्स हैं नाउ डेज जो कि ओट्स से भी बनते हैं या बार्ले भी मिक्स करते हैं, सो दैट इज़ डिफरेंट। बट मेजरली आपका जैसे वीट का अगर मैं एग्जांपल दूं तो बेकिंग क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और हायर यील्ड मतलब प्रोडक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा उतनी ही जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन हो। दूसरा होता है कि बायोटिक और एबायोटिक रेसिस्टेंस। बायोटिक और एबायोटिक रेसिस्टेंस का मतलब ये हो गया, बायोटिक वो फैक्टर्स हो गए कि आपकी फसल को या आपने जो भी क्रॉप को ग्रो किया है उसको कोई पेस्ट या कोई कीड़े या कोई इंसेक्टिसाइड इफेक्ट ना करे। एबायोटिक फैक्टर्स वो हो जाते हैं जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि जैसे बारिश कम हो गई, बारिश ज़्यादा हो गई, तो उस वजह से आपके जो क्रॉप है वो या तो सूखे की वजह से, जिसे हम ड्रॉट बोलते हैं, या फ्लड की वजह से कहीं ख़राब ना हो जाए। नेक्स्ट इज चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। दैट मीन्स आप क्रॉप को इस तरीके से ग्रो कीजिए ताकि वो जल्द से जल्द रेडी हो जाए फॉर द हार्वेस्टिंग। शॉर्टर इज द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट। इन दैट केस the crop becomes more economical for the farmer. That means कि अगर हम ऐसी क्रॉप को ग्रो करें जो कि बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाए, बड़ी हो जाए और हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाए, तो उसमें क्या है कि फार्मर एक ही सीजन में 2, 3, 4 क्रॉप्स ग्रो कर सकता है और ये उसको काफ़ी फ़ायदा रहता है। दूसरा है वाइडर अडेप्टेबिलिटी। वाइडर अडेप्टेबिलिटी मीन्स कि आप इस तरीके से क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं ताकि जो क्रॉप ऐसा नहीं कि आप क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर यहाँ पर हम कुछ ही क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, मैक्सिमम क्रॉप्स फॉर एग्जांपल आपकी कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो यहाँ के एनवायरनमेंट कंडीशन, दैट मीन्स नॉर्थ एरिया जैसे हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे वो ज़्यादा ग्रो नहीं होती। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल कॉफ़ी को ले लीजिए तो ये ज़्यादातर आपको साउथ साइड्स में मिलती हैं। तो ये हमें वाइडर अडेप्टेबिलिटी को लेकर चलना है, दैट वी शुड ट्राई टू ग्रो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द क्रॉप्स। तो इससे क्या होगा कि इससे भी फार्मर को काफ़ी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट इज डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर। अब हमें कैरेक्टर वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द पर्टिकुलर एनी पर्टिकुलर क्रॉप। अगर मैं सीरियल की बात करूं तो सीरियल्स में जैसे कि हम ड्वार्फनेस को प्रेफर करते हैं कि जो क्रॉप आपने ग्रो की है वो हाइट ज़्यादा अटेन ना करे, वो ज़्यादा ग्रो बेशक ना करे, बट उसके अंदर जो सीड्स हैं वो ज़्यादा हों। तो ये सीरियल का एक डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर है कि हमें हाइट ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन हमें उसके अंदर सीड ज़्यादा चाहिए, क्योंकि गेहूं एक्चुअली में जो वीट है वो क्या है, एक तरह का सीड ही है। सो दिस इज़ व्हाट द एग्रोनॉमिक कैरेक्टर विच वी नीड। और इसी तरीके से हम कुछ ऐसी क्रॉप्स लगाते हैं जो कि फॉडर एक तरह से, जैसे जो आपकी कैटल्स हैं, जो आपके जो लोग फार्मर्स काओ बफेलोज रखते हैं, तो वो उनको फीड करने के लिए कुछ फॉडर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो उस क्रॉप का एग्रोनॉमिक कैरेक्टर कैसा होना चाहिए कि वो कम जगह ले, मतलब एक ही जगह पर एक ही प्लांट में से कई सारी ब्रांचेस निकले, तो उससे क्या होगा कि वो कम जगह पे ज़्यादा ग्रो, उसके लिए ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ज़्यादा चीज़ें ग्रो हो जाएंगी। तो ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर है फॉर द फॉडर टाइप ऑफ द क्रॉप्स। Next, let's move on to the crop production management. So crop production management में आज हम सिर्फ एक पहला टाइप ही पढ़ेंगे इसमें, and that is the nutrient management. तो प्लांट, जैसे हमें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, फैट की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, इसी तरीके से आपके जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी ये 16 एलिमेंट हैं, 16 एलिमेंट्स विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट्स ग्रोथ।
इनमें आपका कौन कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। अब ये कुछ ऐसे इनमें से न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट को ज़्यादा चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट को कम चाहिए होते हैं। तो इसके बेस पे हमने इनको डिवाइड करा है ऑन द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये प्लांट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि प्लांट को कोई चीज़ ज़्यादा चाहिए तो वो किस में आ जाएगा? आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और जो कम चाहिए वो आपका किस में आ जाएगा? That is the rest all 7 elements. So that means it will copper, it will be molybdenum, it will be chlorine, zinc, boron, manganese, iron. Okay, so these all come under the other 7 which are required in the less amount, and even the carbon, hydrogen and oxygen. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कम में चाहिए वो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, और जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए दे ऑल कम फॉर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, और हमें जो इम्प्रूवमेंट चाहिए क्रॉप यील्ड में, उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन किया, दैट इज़ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। और क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में ओनली द फर्स्ट पॉइंट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, दैट इज़ अबाउट द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। In the next video, we will continue with the crop production management. Thank you, students.